कहेंगे? हंसी भी आती होगी शायद। इन सज्जन को क्या तकलीफ है, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बनता है तो इसमें बुरा क्या है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है, और एक पूजा पाठ कराने वाले पंडित का, ब्राह्मण का बेटा यदि पूजा पाठ कराने वाला बनता है तो ये बात हमें समझ में कैसे नहीं आती कि उसके घर में हमेशा उस तरह का माहौल होता है, नहीं चाहते हुए संस्कृत का वो श्लोक पढ़ लेता है, याद कर लेता है वो। तो इससे कार्य की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। दरअसल ये एक बहाना है जानबूझ करके गांधी फैमिली को टारगेट करने का। हमें खूब पता है कि प्रधानमंत्री जी के पास यदि परिवार होता तो वो समझते कि परिवार क्या होता है। परिवारवाद पर लंबी लंबी व्याख्यान देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपके पास परिवार ही नहीं है तो इस मर्म को आप समझ ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि गुणवत्ता कैसे प्रभावित हो, इस पे वो चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर होता कि इसकी गुणवत्ता कैसे प्रभावित हो जाती है। लगातार हर एक मोर्चे पर विफल भारतीय जनता पार्टी अपने बात से उस मूल मुद्दे से कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार करती चली जा रही है, और तो बड़ी ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बड़ी आसानी से वो डाइवर्ट कर भी दे रही है। हर मुद्दे पर हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली से 5 महिलाएं चली जाती हैं कहीं पे पूजा करने के लिए, लगातार उनको रोजाना पूजा करना है। पिछले कई दिनों से 2 सप्ताह से ज्यादा हो गए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए। एक मुंबई से दंपति चली आती है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की इतनी बेचैनी होती है कि वो दिल्ली चली आती है और दिल्ली के हनुमान मंदिर में चली जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने। सुन के मजाक लगता है जब हमने ये देखा कि उनके हाथों में हनुमान चालीसा है और वो देख के पढ़ रही है। हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा बगैर देखे हनुमान चालीसा पढ़ता है। आपको हनुमान जी से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल मुद्दे से डाइवर्ट करना है पूरे हिंदुस्तान को। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन कौन सी समस्याएं हिंदुस्तान के लोगों के बीच में खड़ी है, सुरसा के जैसे मुंह बाय, जिससे वो अपने आप को बचाना चाहते। कई लोग हैं उसके सहयोगी, लगातार इस तरह की बातें करने वाले और इस तरह की बातों से मूल मुद्दे से भटकाने वाले। गांधी फैमिली पर टारगेट करना और लगातार गांधी फैमिली को इस तरह से निशाने पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो साधना है वो साधती रही है। उसे पता है कि गांधी फैमिली में यदि कोई है तो 2-2 पीढ़ियों, 3-3 पीढ़ियों का एक लंबा अनुभव राजनीति में, 2-2 पीढ़ियों का शहादत लोगों ने देखा है, किस तरह से हिंदुस्तान के लिए शहादत दी है। कोई एक लंबी परंपरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जब उठा के आप देखेंगे कि इस तरह से शहादत की करने वाले लोगों के नाम, वो केवल और केवल उन पुराने ऐसे महापुरुषों को जो जिन लोगों का किसी पार्टी से लेना देना नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने यदि उन्हें सम्मान दिया, यदि उन्हें जगह पर कहीं पर स्थापित किया, वैसे विभूति और महान नेताओं के नामों को केवल हथियाने का प्रयास कर रही है, कई नामों को बदलने का प्रयास कर रही है। नई चीजें निर्माण करें, जो मूल समस्याएं हैं उसके बारे में बात करें, ये बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की नीतियां रही हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि कब जेएनयू में 80% एमफिल और पीएचडी की सीटें कम कर दी गई। किसी को पता ही नहीं चला कि आईआईटी की फीसें 130% के आसपास में कब बढ़ा दी गई। किसी को पता ही नहीं चला। किसी को पता ही नहीं चला कि एक सरकारी उपक्रम जब दूसरे किसी अपने चहेते को वो बेचते हैं तो 45% से ज्यादा उसमें से सीटें कम हो जाती है, नौकरियां खत्म हो जाती है उसकी। इसके बारे में कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। सवाल यह है कि महंगाई जो सुरक्षा के जैसे मुंह बाय खड़ी है, इस पे लोग घेरेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, आप सुबह से लेकर शाम तक, उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूं, मैं भी जाता हूं उन जगहों पे, लेकिन सुबह से शाम तक किन चीजों के बारे में चर्चा हो रही है, कौन से सरोकारी मुद्दे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो शिवलिंग निकल जाए तब या फवारा निकल जाए तब, हमारे जीवन पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो इसके बताए, हमें समझा दे। छद्म राष्ट्रवाद, ये धार्मिक ध्रुवीकरण, लगातार लोगों के जेहन में इस तरह की बातें भर देना कि ये सामने वाले लोग जो 15% है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उन्हें आक्रांता के तौर पे बता करके इनसे हमें खतरा है, 85% वाले खतरे में पड़ गए हैं, इनको साथ देने की बात है। और इसका एकमात्र मूल मंत्र यही है कि उन लोगों ने एक ऐसा गुणसूत्र खोज लिया है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि डंके की चोट पे वो जो कहते हैं कि 50 सालों तक आने वाले दिनों में हम राज करेंगे, यही वो गुणसूत्र है कि कैसे वो मूल मुद्दे से आपको भटका के ले जाएंगे, किन मुद्दे पे लाके पटक देंगे, किन मुद्दों की चर्चा होगी, और इसी मुद्दे पर हम लोग लटके रहेंगे। पिच वो तैयार करते हैं, फील्डिंग वो सजाते हैं और हमें जबरदस्ती खींच लेते हैं उसी पे हम बैठ के चर्चा करते हैं। लगातार बड़ी आसानी से वो ये काम कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश के बुद्धिजीवियों को कब ये बात समझते तो सारे हैं, लेकिन मुखर होकर कब इस पे बोलना शुरू करेंगे कि हम इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते, सरोकारी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमियों के जीवन को जिससे सहूलियत हो उसके बारे में हम बात करें, लेकिन बड़ी आसानी से वो ट्रैप में फंसाते चले जा रहे हैं। और एक युवा वर्ग
जो पूरे कुएं में भांग मिला दिया गया है। पता नहीं कब उनको समझ में आएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी मैं दो दिन पहले, कल ही था, दो दिन क्या, कल ही था, मैं सीपी में मैं देख रहा था कि युवा वर्ग जो नौकरियों के लिए दर-दर ठोकरें खाता हुआ कनॉट प्लेस के उस जगह पे पहुंचता है जहां उसे कहीं से दूर-दूर से आया हुआ है, कहीं इंटरव्यू देके आया है, कहीं नौकरी के लिए किसी होटल में जा रहा है। वो आता है, उसकी भाषा देखते हैं, सुनते हैं कि वो भूल जाता है कुछ देर के लिए हिंदू मुसलमान के चक्कर में और मंदिर मस्जिद के चक्कर में कि वो किन चीजों के लिए भटकता हुआ यहाँ पहुंचा है। और वो वही बात करता है जो मीडिया कराना चाहती है, जो सरकार कराना चाहती है, और उसी मुद्दे पे उसको पकड़ देता है। घर में जाता होगा तो वो भी सोचता होगा कि हम कौन सी बात करने गए थे और क्या करके चल रहे हैं। बड़ी आसानी से ये बात हो रही है। कैसे लगाम लगाई जाए इस पर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हम सब जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसमें एक साझीदार की भूमिका में, हम साझीदार की भूमिका में नहीं है। हम विपरीत दिशा में बात करने वाले लोग हैं। हम वो सब कुछ झेलते हुए भी अपनी बात कह देने वाले लोगों में से हैं। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं जब इन मुद्दों पे बात करते हैं कि आप अपना नाम संजीव कौशिक नहीं, संजीव खान, एक महात्मा जी हैं, मिलते हैं, चूंकि संस्कार में ये है हमारा कि चरण छू के महात्मा जहां देखते हैं, लंबी दाढ़ी है, टीका लगाए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किया है, सम्मान से हम पैर की तरफ अपना सर झुका देते हैं। वो कहते हैं आप अपना नाम संजीव खान रख लीजिए। हम बोले कि आप हमें खान कहिए, मोहम्मद कहिए, कुछ भी, अंसारी कहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि हम कितने सनातन हिंदू हैं। आपके हमारे सर्टिफिकेट देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मूल मुद्दे की बात कीजिए और आप बताइए कि आप सरकार के साथ किस तरह से साझीदार बने। आपको तो देश के लिए एक राह दिखाना था, लोगों को एक राह दिखाना था कि आपके लिए जरूरी चीजें क्या है। ये सब शामिल है इसमें। अफसोस की बात यही है कि ये सब शामिल है, उसमें हिस्सेदार हैं ये, और बड़ी आसानी से इन सबको अपने पाले में कर दिया गया है। बहुत मुश्किल वक्त है, लड़ाई लंबी है, कोशिश लगातार जारी है। आप जैसे लोग जो प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां पे खुल के बोलने की आजादी होती है, वहां खुल के बोलते हैं। कई जगहों पे तो आवाज कम कर दी जाती है, स्क्रीन से बाहर कर दिया जाता है। बहुत तरह की चुनौतियां भी है इसमें, सब झेलते रहना है। बहरहाल आगे बढ़ा जाए। जी, बहरहाल आगे बढ़ा जाए, यही सबसे बड़ी बात है संजीव कौशिक जी, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी एक छोटे समूह तक ही अगर पहुंच पाए तो वो छोटा समूह कल को बड़ा हो सकता है। गांधी जी को याद करता हूं हमेशा, और गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था जिसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से की थी, आखिर वक्त में उनके पास मात्र 16 लोग बचे थे, लेकिन वो थके नहीं, रुके नहीं और न ही मायूस हुए, और वो आंदोलन कितना आगे गया आप सबके सामने है। उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आप सब भली भांति जानते हैं। उसके बाद जब गांधी जी भारत पहुंचते हैं तो भारत को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है, इससे आप सब भी भली भांति परिचित हैं। तो ये बात यहाँ इसलिए गांधी जी की बात कर रहा हूँ कि छोटा समूह हो, एक छोटा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन बात बड़ी हो, और वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हम 4 लोग ही सही, हमारे साथ जो हज़ारों दर्शक जुड़ते हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम को, वही सही।